ग्रामीण विकास के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या कि कृषि विपणन और जैविक खेती से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले वाले पार्ट्स में मैं इसका हेडिंग डालना भूल गया था कि पिछले के जो 3 आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़े थे वो सारा का सारा ग्रामीण के विकास और ग्रामीण साख के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैंने पिछले वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपने देखा कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण साख के ऊपर 3 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। अब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रामीण कृषि विपणन और जैविक खेती से संबंधित 3 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद पार्ट 5 में 4 और 6 में उसी तरह से आ जाएगा। तो आइए 3 नंबर में इनसे रिलेटेड क्या सवाल आते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जैविक खेती क्या है, जैविक खेती क्या है और यह सतत विकास को कैसे बढ़ावा देती है। अब सतत विकास आपको पता होगा क्या होता है। सतत विकास का मतलब होता है कि हमें अपने देश का विकास करना है, मतलब हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी छोड़ के जाना है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म कर देना है, ठीक है ना। तो हमें आने वाली जनरेशन के लिए अपने कुछ ना कुछ बचा के जाना है, तो इसको हम सतत विकास कहते हैं। तो क्या ऐसा करें जो सतत विकास होगा। तो जैविक खेती जो होता है कहीं ना कहीं सतत विकास को बढ़ावा देता है, उस बात के लिखा है। तो आइए क्या लिखा है जरा रीड करते हैं। जो पारंपरिक कृषि रासायनिक उर्वरक और उच्च उपज के लिए विषैले कीटनाशकों पर निर्भर करती है। देखो, जो भी हमारे जो मॉडर्न है, बात करें मॉडर्न तरीके जो यूज किया, ट्रेडिशनल जो तरीके थे, पारंपरिक कृषि रासायनिक जो था, उसमें उर्वरक जो एक प्रकार का क्या नाम है, केमिकल होता है। उर्वरक और उच्च उपज के लिए, उर्वरकों और उच्च उपज के लिए हम विषैले कीटनाशकों पर निर्भर करती है, और ये रसायन और कीटनाशक खाद्य आपूर्ति में प्रवेश करते हैं। और ये जो रसायन है, ये जो भी रसायन है और कीटनाशक हमारे खाद्य आपूर्ति में प्रवेश करते हैं। खाने पीने की चीज़ें जितनी भी होती है उन सब में चले जाते हैं। फिर इसी तरह से जल के स्रोतों में भी प्रवेश करते हैं, यानी जल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर पशुधन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि पशुधन जो भी हमारा अनाज की जो कटाई होती है, तो कटाने के बाद जो भूसा वूसा बनता है या फिर घास हो गया या फिर कुछ भी होगा, वो हमारे जानवरों के पेट में जाता है, तो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। फिर इस तरह से मिट्टी की गुणवत्ता को भी नाश करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को भी कम करते रहते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जैविक खेती जो है फसलों को उगाने की एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जो सतत विकास को क्या करती है, बढ़ावा देती है। जैविक खेती में हम इन चीजों को नहीं करते, यानी उसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, विषैले कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैविक खेती पर्यावरण से अनुकूल तरीका होता है जो सतत विकास को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये आपका आंसर लिख सकते हो। बाकी एक और तरीका है जैविक कृषि का मतलब क्या होता है। जैविक कृषि वह पद्धति है जो खेतों के लिए जैविक आगतों यानी ऑर्गेनिक इनपुट के प्रयोग पर निर्भर करती है तथा जो पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन दोनों करती है। जैविक कृषि धारणीय विकास से जुड़ी है और वास्तव में जैविक कृषि तथा सतत यानी धारणीय विकास साथ साथ बढ़ते हैं। तो ये 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पेपर में आ भी चुका है 2023 में, और एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारत सरकार ने कृषि विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कृषि विविधीकरण आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है कृषि विविधीकरण, ठीक है ना। उपरोक्त कथन के प्रकाश में कृषि में विविधीकरण के 2 लाभ की व्याख्या करने की क्या फायदे हैं इसके। देखिए, पहली बात, विविधीकरण का मतलब समझते हैं। कृषि में विविधीकरण का मतलब होता है कृषि में लगे श्रम बल के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसका मतलब है कि आप खेती करते हो और खेती के अलावा और कोई काम करना। जैसे देखो, मैंने आपको पिछले भी वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा तो बताया होगा कि अनाज को बोने और काट के बेचने के बीच में अच्छा खासा एक समय अवधि पाई जाती है। अब अच्छा खासा समय अवधि है तो क्या आप जब उसको देखोगे उगते हुए कि मेरा अनाज बड़ा हो रहा है ना, उसको निहारोगे तो नहीं, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, तो समय है तो आप उस समय और भी काम कर सकते हो। तो वहां पर क्या होता है, वैकल्पिक रोजगार पैदा किया जाता है, अवसर प्रदान किया जाता है ताकि आप उसके अलावा दूसरे काम कर सको। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि गाय पालना, गाय मतलब जानवर पालना जिससे आपको दूध प्राप्त हो, वो वाले जानवर पालना। उसके अलावा मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बहुत काम किए जा सकते हैं इस बीच में। आइए जरा कृषि विविधीकरण के लाभ इस प्रकार हैं।
ग्रामीण लोगों को गरीबी से उबरने के लिए यानी गरीबी से बाहर निकलने के लिए पूरक लाभकारी रोजगार और उच्च स्तर की आय प्राप्त करने के लिए में मदद करता है। जो कृषि विविधीकरण है वो गरीबी से बाहर निकलने में और आय को बढ़ाने में क्या करता है, कहीं ना कहीं मदद करता है लोगों की। दूसरा क्या है, ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका विकल्प प्रदान करने में मदद करता है। यानी एक ऐसी आजीविका जो लगातार, जिससे आप हमेशा इनकम कमा सकते हो, आपको कोई भी परेशान, ऐसा नहीं है कि आपकी फसल, जैसे फसल बर्बाद हो जाती है, ये हो जाती है, लेकिन ये जो विविधीकरण है इससे आपको हमेशा लाभ होता रहेगा, आपको इनकम होती रहेगी और आजीविका हमेशा प्राप्त रहेगी। इसमें जैसे कि आईटी सेक्टर भी आया है कि आजकल बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, कंप्यूटर सिखाई जाती है, जिसके कारण वो खेतों के साथ और भी दूसरा काम कर पाते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए जरा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्या क्वेश्चन कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित भंडारण सुविधाओं के लिए विकास का महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक पेपर में आया नहीं है, आप पढ़ के जरूर जाना, हो सकता है पेपर में आए। उचित भंडारण, भंडारण बहुत जरूरी है किसानों के लिए। देखिए जरा, बहुत ही छोटा सा और आसान क्वेश्चन है। किसानों को उचित भंडारण की सुविधा के अभाव में, अगर ये नहीं होता है, अगर उनके पास उचित भंडारण यानी जो भी वो अनाज का उत्पादन करते हैं उनको रखने की एक सुविधा होनी चाहिए, उनको रखने की एक जगह होनी चाहिए जो उनके पास नहीं होती है, तो इस कमी की वजह से चूहे, कीटे, नुकसान के डर से ये सब नुकसान कर देते हैं और इसी नुकसान के डर से अपने फसल को बहुत ही कम कीमत पर व्यापारियों को बेचने के लिए वो मजबूर होना पड़ता है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र जो किसान होता है, चूहे को, कीटों के नुकसान से बचने के, अनाज बर्बाद होने के डर से, एक तरह से कह सकते हो आप, कि वो जो व्यापारी होते हैं उनको कम कीमत पर ही अपना अनाज होना बेचना ही पड़ता है। क्या करे, नहीं तो अगर अनाज सारा बर्बाद हो जाएगा तो वो उसके 1 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित भंडारण सुविधाओं का विकास करना बहुत जरूरी है ताकि किसान अपने उत्पाद के लिए बाजार में बेहतर कीमत का इंतजार कर सके, ताकि वो रुक सके कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो मैं अपना अनाज को क्या कर सकूंगा, बेच सकूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। आइए अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, चौथा। आपात बिक्री शब्द का अर्थ समझाना है आपको। आपात बिक्री, तो आपात बिक्री क्या होता है जरा समझना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसानों के लिए। किसानों का कृषि विपणन के आधारभूत संरचना के अभाव में, यानी जो बाजार नहीं होता है, कृषि के पास कोई मतलब कृषि विपणन, किसी विपणन का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होती है। तो क्या होता है इससे, यानी उनको बेचने की कोई जगह नहीं मिल रही है ठीक से, तो इसकी कमी की वजह से किसान अपनी फसल को खराब होने के डर या तत्काल ऋण को चुकाने के लिए कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी या तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, अगर कहाँ बेचे, अगर बेचने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो उसे अपने पास रखना पड़ेगा, और अपने पास रखने के लिए अभी तो हमने पढ़ा कि चूहे और कीटे क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो सिर्फ भंडारण से भी काम नहीं चलेगा, बेचने का एक जगह भी होनी चाहिए, आपात बिक्री यानी सेल होने की जगह होनी चाहिए। तो किसान अपनी फसलों को खराब होने के डर या फिर तत्काल ऋण, कोई ऋण है उसको चुकाना पड़ता है, तो चुकाने के लिए कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसे आपात बिक्री कहा जाता है। यानी इमरजेंसी में जब उस किसान को अपने अनाज को बेचना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, आपात बिक्री। इन बिक्री के कारण किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें न केवल अपनी फसल के लिए कम कीमत मिलती है बल्कि उन्हें गलत वचन का उपयोग करके धोखा दिया जाता है और उन्हें उच्च कमीशन का भुगतान भी करना पड़ता है। अब एकदम से इमरजेंसी में बेचना पड़ेगा तो एजेंट क्या मांगता है, ज्यादा पैसे मांगता है, तो और कमाई कम हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरा इसको पढ़ लेना। आइए, आई होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन फ्लड। ठीक है ना, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है जरा समझना, इसकी संक्षिप्त टिप्पणी क्या है। यह एक प्रणाली है जिसमें सभी किसान अपने द्वारा उत्पादित दूध को विभिन्न ग्रेडिंग के अनुसार संचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सभी किसान अब जिन्होंने भी मतलब कि जो गाय पाल रखा होगा तो दूध का उत्पादन हुआ होगा, तो अलग अलग ग्रेड होता है, क्वालिटी होती है, क्वालिटी के आधार पर वो क्या करते हैं, सभी एक जगह पे दूध को इकट्ठा करते हैं। जितने भी किसान भाई जो हैं वो सभी दूध को एक जगह पर क्या कर लेते हैं, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और इसे सहकारी समितियों के माध्यम से, सहकारी समिति होती है, ये सब इनके दूधों को एक जगह बेचते हैं। तो सहकारी समितियों के माध्यम से शहरी केंद्रों में प्रसंस्कृत का मतलब होता है कि दूध को में कुछ केमिकल मिलाना या कुछ ऐसा करना जिससे वो लंबे समय तक बना रहे, खराब ना हो जाए, तो प्रसंस्कृत करके विपणन किया जाता है, फिर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। इस प्रणाली में किसानों को शहरी बाजारों में दूध की आपूर्ति से उचित मूल्य और आय की गारंटी दी जाती है। अच्छा इनकम मिलता है उससे उन्हें।
गुजरात राज्य दूध सहकारी समितियों के कुशल कार्यान्वयन के एक सफलता कहानी है जिसे कई राज्यों ने अपनाया है। तो गुजरात में बहुत बड़ा है इसका, जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा अमूल। अमूल जो है वो गुजरात की सहकारी समिति है जिसके जरिए सारा चीज बेचा जाता है। तो ये एक ऑपरेशन फ्लड का मतलब आपको समझ में आया होगा। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। कृषि विपणन के संदर्भ में बफर स्टॉक यानी सुरक्षित भंडार की भूमिका क्या है। इंग्लिश वर्ड है ये सुरक्षित, बफर स्टॉक और सुरक्षित भंडार की भूमिका क्या है जरा समझते हैं। भारत सरकार ने खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव, देखो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर अनाज की कीमतें कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। तो बढ़ जाती है तो भी परेशानी है क्योंकि जो कंज्यूमर है उसको महंगा लगता है, कम हो जाती है तो किसानों को नुकसान होने लग जाता है, किसान की कीमतें, अनाज जो है बहुत ही सस्ते में चली जाती है। तो इन सब से बचने के लिए भारत सरकार ने खाद्य कीमतों को उतार चढ़ाव को कम करने के लिए कि ये कीमतें ज़्यादा मतलब कीमतें ना बढ़े ना कम हो, इससे कम करने के लिए बफर स्टॉक की नीति अपनाई है यानी सुरक्षित भंडार की नीति अपनाई है। बफर स्टॉक अर्थव्यवस्था में झटकों को अवशोषित करने यानी अर्थव्यवस्था में कभी मान लो एकदम से कीमत बढ़ गई या एकदम से कीमत कम कर गई तो इस चीज को अवशोषित कर लेता है, इसको कम कर देता है। व्यापक रूप से बदलती कीमतों के स्तर के खिलाफ रक्षा तंत्र प्रदान करने में काम करती है। यानी सरकार जब ये स्टॉक बना के रखती है, भंडार करके रखती है, तो जब कभी देश के अंदर अनाज की कमी पड़ जाती है या एकदम महंगाई हो जाती है तो इस बदलती हुई कीमतों के खिलाफ रक्षा, एक तरह से रक्षा तंत्र की काम करती है। आपको एग्जांपल याद भी होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में आपको पता है कि क्या हुआ है, सरकार के पास अच्छा खासा बफर स्टॉक था तो इतने दिनों तक फ्री में सरकार ने क्या किया था, आपको अनाज प्रोवाइड करवाई थी। वो एक एग्जाम्पल था बफर स्टॉक का। बफर स्टॉक नीति के तहत सरकार किसानों से सीधा खरीद के माध्यम से खाद्य भंडार तैयार करती है। यानी वो क्या करती है, किसानों से कहती है कि आप हमें सीधा अपना अनाज क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। और सरकार अनाज का क्या बनाती है, खाद्य भंडार बना लेती है, वही बफर स्टॉक बना लेती है। इन स्टॉक को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए छोड़ देती है जब कीमतें बढ़ रही होती है। जब भी देश के अंदर बहुत महंगाई होने लग जाती है तो सरकार क्या करती है, इस स्टॉक में से अनाज को निकालकर कम दामों में बेचती है ताकि ये महंगाई से बच सके, महंगाई को रोका जा सके। इसके अलावा बफर स्टॉक संचालन का उद्देश्य, इसका एक और उद्देश्य अत्यधिक फसलों के उत्पादन के परिणाम स्वरूप, यानी जब अनाज का बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है तो बहुत ज्यादा उत्पादन से आपको पता है कि प्राइस की कीमतें गिरने लग जाती है। तो इस कम कीमतों को भी समाप्त करने के लिए सरकार बफर स्टॉक का क्या करती है, इस्तेमाल करती है। इसमें सरकार जानते हो क्या करती है, इनसे अनाज ले लेती है कि लाओ हमें अनाज बेच दो, हम आपने एक एमएसपी कीमत पड़ी होगी कि एक बिल्कुल उचित कीमत पर सरकार इनसे ले लेती है, चाहे अनाज का कितना भी उत्पादन हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, सरकार अपने पास इसको रखती है ताकि किसानों को नुकसान ना हो। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। सातवां और आखिरी क्वेश्चन 3 नंबर में मैंने इंपॉर्टेंट में डाला है कि क्या वैश्वीकरण ने किसानों को अपने उत्पाद का विपणन करने और उनके जीवन स्तर को उठाने में मदद की है। वैश्वीकरण ने क्या किसान को, ग्रामीण लोगों को फायदा दिया है, ये सब एक क्वेश्चन ये कह सकते हो आप कि क्या वैश्वीकरण ने किसानों को अपने उत्पाद का विपणन करने और उनके जीवन स्तर को उठाने में मदद की है। तो आइए जरा समझते हैं। वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय कंपनी यानी अपने देश की कंपनी के बाजार का विस्तार किया, यानी हमारी देश की भी कंपनी और विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी कहते हैं इसको शॉर्ट में, मल्टीनेशनल कंपनी को भी भारत में काम करने की अनुमति दी है। इसीलिए भारत में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फास्ट फूड चेन का होटल खोले गए हैं। और इसलिए हमारे देश में मतलब कि जैसा आपने सुना होगा मैकडी हो गया या फिर डोमिनोज हो गया, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमारे देश, और कई राष्ट्रीय कंपनियां भी हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये संगठन है, ये किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, अनुबंध बनाती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है क्या, ताकि उन्हें वांछित गुणवत्ता कृषि उत्पाद उचित कीमत पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को एक अच्छी सी कीमत प्राप्त हो। क्योंकि ये जो कंपनियां है ना, सीधा किसानों को बोलती है कि हमें ये अनाज का इस क्वालिटी का चाहिए, तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसानों से कि आप प्राइस बता दो, हम आपको वो प्राइस पे कर देंगे और आप हमें उत्पादन करके दे देना। इस प्रकार किसानों को उनके उत्पादों का विपणन करने में मदद मिलती है, इससे अपना मार्केट में सामान बेचने में क्या होती है, मदद मिलती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, आपके पेपर में, आने वाले पेपर में ये काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।